अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4-5 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत ने एक JIT कायम कर दी है जो कि तहकीकात करेगी PTI के गिरफ्तार रहनुमा हैं सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ के हवाले से क्या क्या अभी तक इंकशाफात कर चुके हैं तहकीकात के दौरान, इस पे तफसील से बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत ने बिलाखिर कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया है 30 जुलाई को, यानी परसों। उसमें मैंने पहले ही तफसील से एक प्रोग्राम किया था जिसमें बताया था कि आगे हुकूमत क्या करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ जो फैसला है उसके ख़िलाफ़ एक करारदाद पास की जा सकती है और उसके साथ साथ दूसरा बड़ी हार्श तकारीर और उसके साथ साथ कुछ और जो बिल्स वगैरह के हवाले से भी जो है ये इतलात हैं कि ये हुकूमत पास करने जा रही है। और पार्लियामेंट का सेशन बुलाने का वजह ही यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके ऊपर जितनी तनकीद की जाएगी उस पर कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं की जा सकती, तो इस पर भी तफसील से बात करेंगे। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे IMF के साथ जो मुआहदा होने जा रहा है उस मुआहदे में बड़ी कड़ी शराइत रखी गई हैं, ख़ास तौर पे जो चीन के हवाले से और CPEC के हवाले से वो शराइत क्या नई सामने आई हैं उसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह ने कल बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। वो बताते हैं कि PTI के अंदरूनी हलकों में दिसंबर में इलेक्शंस करने का जो है वो तैयारी करने का कहा गया है। ये बड़ी एक संजीदा बात है। वो कहते हैं हमें नज़र रखनी होगी क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है, इस पे भी तफसील से बात करेंगे। और पाँचवें नंबर पे हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जो 2 एडहॉक जजेस लगाए गए हैं वो बाकायदा तौर पे उनकी सदर ने मंजूरी दे दी है। अब आगे वो मज़ीद क्या जो है एडहॉक जजेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसके साथ साथ क्या वाकई कोई जो सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तादाद है और उसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के प्रो जो जजेस हैं वो उनकी तादाद बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी, तो इस पे भी तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो हुकूमत ने एक JIT कायम की है जिसकी सदारत जो है या कन्वीनर होंगे वो IG इस्लामाबाद होंगे और उसमें फिर डायरेक्टर साइबर क्राइम FIA के, डायरेक्टर CTW FIA के, उसके साथ साथ DIG इन्वेस्टिगेशन इस्लामाबाद पुलिस की और SSP CTD इस्लामाबाद पुलिस ये भी होंगे। और उसके साथ साथ मज़ीद जो है कोई भी मेंबर इसमें शामिल किए जा सकते हैं। तो मेरी इतलात यही हैं कि इसमें जो खुफिया एजेंसीज़ हैं उनके अरकान भी इस JIT में शामिल होंगे और इनके बुनियादी तौर पे 2 TORs जो है ये इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, एक तो ये है कि इन्वेस्टिगेट करना है और डिटरमिन करना है कि जो ऑर्गेनाइज्ड ऑब्जेक्टिव्स थे PTI के सोशल मीडिया सेल के ज़रिए जो चलाया जा रहा था, जो इदारों के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही थी, उनके हवाले से डिटरमिन करना है कि इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या वाकई ऑर्गेनाइज थे और क्या ये जो कार्रवाइयाँ थी एक ऑर्गेनाइज तरीके से की जा रही थी या नहीं की जा रही थी। और दूसरे नंबर पे इनको जो है आइडेंटिफाई करना है और प्रोसिक्यूट करना है उन कल्प्रेट्स को जो कि इदारों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने में शामिल थे या मसरूफ़ थे। तो इस पे जो मेरी इतलात हैं जो मुख्तलिफ मैंने अपने ज़राए से बात की है वो ये कहते हैं कि जो PTI का अभी रिसेंटली जो रेड किया गया था PTI के सेक्रेटेरिएट के ऊपर, जिसमें इनका ना सिर्फ रिकॉर्ड उठाया गया उसके साथ साथ इनके कंप्यूटर्स और ये ज़ब्त किए गए, तो उसके उस रिकॉर्ड से और फिर जो अरेस्ट किए गए हैं जो अरकान हैं इसमें एक तो रऊफ़ हसन साहब हैं, बाकी जो PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के कुछ मुलाजमीन हैं, कुछ PTI के ओहदेदार हैं, उनसे जो मालूमात और इंकशाफात हुए हैं तो उससे एक बड़ी लंबी लिस्ट तैयार हुई है जो कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के ज़रिए इदारों के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जा रही थी। तो उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से और फिर ये कि ये मुनज़्ज़म तरीके से जो मुहिम चलाई जा रही थी उसके पीछे और कौन कौन सी क़ुव्वतें और अवामिल कार फरमा है, ये इसके ऊपर तहकीकात के लिए बाकायदा तौर पे हुकूमत ने JIT बना दी है। तो ये मैंने आपको पहले अपने एक प्रोग्राम में बता दिया था कि आगे मज़ीद इनके ऊपर सख्ती आने जा रही है और जो गिरफ़्तारियाँ हुई उसमें कुछ लोगों ने अहम इंकशाफात किए हैं कि किस तरह जो PTI एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से ये पूरी एक कैंपेन चलाती थी इदारों के ख़िलाफ़, किस तरह जो PTI का ऑफिशियल जो एक सेक्रेटेरिएट है उसकी तरफ से कंटेंट या मवाद मुहैया किया जाता था, फिर उसको कैसे डिसमिनेट किया जाता था मुख्तलिफ ग्रुप्स में, फिर सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये तमाम तर जो एक लिंक्स और डॉट्स मिलाए गए हैं उसके बाद ये फैसला किया गया कि एक JIT बना के उसकी बाकायदा तहकीकात और फिर उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा ताकि जो एविडेंसेस हैं वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है वो प्रोवाइड की जा सके।
बहरहाल इस पे भी मज़ीद जो भी पेशरफ्त होगी वो उसके साथ आपको ज़रूर शेयर करता रहूँगा। बात कर लेते हैं हुकूमत ने 30 जुलाई को यानी परसों मंगल के दिन एक जो कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया है। उसकी रिक्वेजिशन तो ऑलरेडी स्पीकर ने भेज दी थी सदर को और सदर ने अब बाकायदा जो है वो मंजूरी दे दी है। इस पे जो मैंने आपको बताया था कि जो नवाज़ शरीफ की सरबराही में एक इजलास हुआ था नथिया गली जो उनकी रिहाइश का है, वहाँ पे ये फैसला किया गया था कि अब तमाम तर जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जवाब हैं वो पार्लियामेंट के फोरम से दिए जाएंगे। एक तो उसकी जो रीज़न थी वो यही थी कि पार्लियामेंट के फोरम के ऊपर जो भी कार्रवाई की जाती है, तकारीर की जाती हैं या जो बातें की जाएँ उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी अदालत में और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकती। एक तो पहली ये थी। दूसरा यही था कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला किया गया था उसके ऊपर एक करारदाद मंजूर कराई जाएगी कि ये खिलाफ आइन और खिलाफ कानून सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, तो इसके ऊपर अमल दरामद किसी सूरत नहीं हो सकता। तो जो पार्लियामेंट से अगर एक दफ़ा मंजूरी आ जाए तो फिर उसके बाद हुकूमत के पास एक जवाज़ पैदा हो जाता है कि पार्लियामेंट ने जो है ये इसकी मंजूरी दी है, इस वजह से हम इसके ऊपर नहीं कर सकते। आपको याद होगा कि जब ये इलेक्शंस का चीफ जस्टिस उस टाइम बंदियाल थे, उन्होंने जब हुकूमत के ऊपर दबाव डाला था कि आप इलेक्शंस कराएं और डेट दी थी, तो पार्लियामेंट ने एक करारदाद मंजूर की थी जिसमें कहा था कि फ़ंड्स की कमी है जिसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शंस के जो है वो अभी नहीं कराए जा सकते। तो हुकूमत फिर वही जो गेम उस टाइम जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ खेली थी, मौजूदा ये जो नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें हैं, उस फैसले पे भी हुकूमत ने एक बार फिर यही तय किया है कि अब पार्लियामेंट के फोरम को इस्तेमाल करते हुए ये किया जाएगा। आप देखेंगे आने वाले जो दिनों में पार्लियामेंट के फोरम से ना सिर्फ अदलिया के ख़िलाफ़ सख्त तकारीर होंगी बल्कि उसके साथ साथ करारदाद और फिर मुमकिन तौर पे कोई इस तरह के जो बिल्स हैं या कोई कानून भी लाया जा सकता है जिसमें एक तो जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से भी जो चल रहा है हुकूमत के अंदर बातचीत। तो ये तमाम तर जो ऑप्शंस अवेलेबल थे जो तय किया गया था मुस्लिम लीग नून के अपने जो एक अहम पार्टी रहनुमा थे उनके दरमियान, ये अब हुकूमत आगे करने जा रही है। इस पे भी मज़ीद जो पेशरफ्त होगी और जो अपडेट और इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा। अब बात कर लेते हैं IMF की तरफ से जो पाकिस्तान अब मुआहदा करने जा रहा है $7 अरब का, उसमें ज़्यादातर जो अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है, अब इसमें एग्जेक्टिव बोर्ड की तरफ से मंजूरी होनी है, लेकिन उसके साथ साथ जो हुकूमत पाकिस्तान को कड़ी शराइत रखी गई हैं ख़ास तौर पे चाइना के हवाले से वो बड़ी अहम है और इसमें जो कंसर्न शो किए गए हैं IMF की तरफ से वो बज़ाहिर तो जेन्युइन लगते हैं क्योंकि उसमें दो अहम ऐसी शराइत उन्होंने IMF ने रखी हैं जो कि पाकिस्तान को हर हाल में कंप्लाई करना होगा, अदरवाइज़ फिर ये प्रोग्राम से आउट हो जाएगा पाकिस्तान जो IMF का है। उसमें जो पहली शर्त है IMF की तरफ से लगाई गई है वो ये है कि पाकिस्तान अब कोई भी चाइना से लोन लेगा तो उसकी पहले प्रायर अप्रूवल और जो लोन एग्रीमेंट है वो वेट कराएगा IMF से और उसकी मंजूरी भी लेगा IMF से, क्योंकि पाकिस्तान की जो एक जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो मज़ीद किसी लोन की मुतहम्मिल नहीं है कि उसको वो पे बैक कर सके, क्योंकि आपको जो भी लेंडर या जो भी कर्जा देता है तो वो ये इंश्योर कराता है कि ये वापस भी कर सके। IMF अगर इतनी बड़ी अमाउंट दे रहा है तो वो इसको इंश्योर कराएगा कि अगर चाइना से लेते हैं कोई भी इस तरह का जो कर्जा तो उसको पहले IMF से बताना होगा और उसको एतमाद में लेना होगा। जो दूसरी एक अहम और कड़ी शर्त है वो ये है कि अब CPEC के प्रोजेक्ट्स जितने भी कोई पाकिस्तान में लगेंगे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ख़ास तौर पे वो जिस पे पाकिस्तान की हुकूमत को भी कंट्रीब्यूट करना होगा, जिस तरह होता है कि 30% जो है वो लोकल गवर्नमेंट और उसके साथ साथ 70% अगर कोई बैरूनी जो है इस पे वो आ रही है, सरमायाकारी आ रही है, तो ये तमाम इस तरह की जिसमें कंट्रीब्यूट करना होगा हुकूमत पाकिस्तान को, ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, उसके बाकी तमाम तर जितने भी एग्रीमेंट्स और ये सब चीज़ें वो भी IMF से बाकायदा उसकी मंजूरी लेनी होगी और उसके साथ साथ उसको वेट भी करवाना होगा। तो ये दो अहम शराइत हैं
जो IMF ने पाकिस्तान के ऊपर लागू की थी और पाकिस्तान ने उसके ऊपर रजामंदी जाहिर की है और उसके बाद ही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट और अब जो है इसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड से वो होगा। तो अब पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे जो चाइना से कर्जे लेने के हवाले से, या ये अगर कहा जाए कि कोई चाइना की तरफ से CPEC के लिए प्रोजेक्ट्स कोई लाए जाएंगे, तो उससे पहले आपको IMF के पास जाना होगा और उसकी बाकायदा तौर पे मंजूरी लेनी होगी। बहरहाल इस हवाले से भी मज़ीद कोई अगर कोई पेशरफ्त या अपडेट और इन्फॉर्मेशन हुई तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अब बात कर लेते हैं, राना सनाउल्लाह ने कल एक बड़ा मानी खेज़ और एक अहम बयान दिया है। वो ये बता रहे हैं कि PTI के अपने जो हलके हैं, जो ख़ास तौर पे इनके अरकान हैं, उनके दरमियान ये बातचीत संजीदा तौर पे चल रही है कि तैयारी की जाए अगले इलेक्शंस की, क्योंकि दिसंबर तक नए इलेक्शंस होने के इम्कानात हैं। वो कहते हैं कि ये जिस संजीदगी से ये बात कर रहे हैं इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, तो हमें ये देखना होगा और इसके ऊपर नज़र रखनी होगी कि क्या वाकई कोई इस तरह का अंदरूने खाना कोई बातचीत चल रही है या नहीं चल रही। मेरी अपनी जो इतलात हैं इस हवाले से अभी तक कोई इस तरह की पेशरफ्त नहीं है। ख़ास तौर पे अगर ये पिछले हम 2 दिन की डेवलपमेंट्स देखें, जिसमें पहले उमर अयूब ने जनरल आसिम मुनीर के लिए कहा कि ये नून लीग हमें और यानी PTI को और फ़ौज को लड़ाना चाहती है ताकि इनका इक़्तिदार जो है वो उसको दवाम मिले या वो तूल पकड़े। तो एक गुडविल जस्टिस का इमरान खान ने ये पैगाम भेजा। फिर कल जो है वो अलीमा खान ने एक फिर अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद एक बयान दिया कि इमरान खान ये चाहते हैं कि फ़ौज न्यूट्रल हो जाए। तो ये इस तरफ जो एक इशारे मिल रहे हैं, इससे बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है कि शायद कोई बैकडोर चैनल्स के ज़रिए राब्ते हो रहे हैं PTI के। जो मेरी अपनी इतलात हैं और काफ़ी सीनियर लोगों से बातचीत करने के बाद मेरी जो इन्फॉर्मेशन है कि ऐसी कोई बात नहीं है और ना ही कोई फ़ौज में इस हवाले से कोई इस तरह की सोच चल रही है कि इमरान खान को ढील दी जाए या उसके साथ कोई डील की जाए, अनलेस इमरान खान पब्लिकली ये कहे कि मुझसे गलती हुई, 9 मई का वाक़या की जो है मैं माफ़ी चाहता हूँ और ये आइंदा जो है वो PTI को इस तरह की रेड लाइन अबूर नहीं करेगी। इमरान खान जब तक पब्लिकली माफ़ी नहीं मांगता, फ़ौज के अंदर ये एक सोच बाकायदा तौर पे पैदा हो चुकी है कि उसके ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। तो इसलिए ये फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि माजी में नवाज शरीफ ने भी बातें की, जरदारी ने भी बातें की जजेस जर्नलों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, लेकिन उसके बावजूद भी वो हुकूमत में है, तो इमरान खान क्यों नहीं आ सकता। नवाज शरीफ हो, जरदारी हो और इमरान खान हो, उसमें एक बुनियादी फ़र्क वही 9 मई का है। अगर इमरान खान जो रेड लाइन थी अबूर ना करते, जो ये अमलाक हैं उनको नुकसान ना पहुँचाते, जो शहदा के स्टैचूज़ थे या उनकी बेहुरमती ना करते, तो शायद ये बातचीत अब ये भी हो सकता है कि पॉसिबल है इमरान खान हुकूमत में होते। लेकिन ये जो कुछ उन्होंने 9 मई को किया है उसके बाद अभी इस तरह पॉसिबल नहीं है कि इमरान खान इस तरह जो है वो सिर्फ सिंपली ये पैगामात दे के बातचीत का जो है वो रास्ते वो करें। उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के लिए जो मेरी जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि जो पहली शर्त है वो यही है कि इमरान खान को पब्लिकली माफ़ी मांगनी होगी और ये वाहिद शर्त नहीं है, आगे मज़ीद भी कुछ शराइत होंगी। तो जो मेरे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि ये कतई तौर पे मुमकिन नहीं है कि इमरान खान के साथ अभी जो है उस पर बातचीत की जाए इस लम्हे। बहरहाल इस पर भी मज़ीद जो पेशरफ्त होगी या अपडेट होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करता रहूँगा। अब बात कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का आपको इल्म होगा कि जब ये एडहॉक जजेस लगाने की बात शुरू हुई तो उस पर सबसे पहले PTI ने प्रोपेगेंडा किया, फिर उसके बाद जो है कुछ मखसूस सहाफ़ी उन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि काजी फ़ायज़ ईसा जो है वो अपने फेवर में जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाना चाहते हैं ताकि बेंचेस में जो एक बैलेंस है वो तवाज़ुन जो है वो बरकरार हो सके, क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा ये मखसूस नशिस्तों वाले केस में उनके पास मेजॉरिटी नहीं रही, दूसरी साइड पे चली गई है। तो अब जो है वो इसी वजह से उन्होंने 4 मज़ीद एडहॉक जजेस अपने हम ख्याल जजेस लाने का किया था बात। तो उस टाइम भी मैंने कहा था और इस पर बाकायदा एक पूरा प्रोग्राम किया था कि इस तरह की कोई बात नहीं है और ये तमाम तर जो जजेस हैं एडहॉक जजेस के हवाले से जो इसके मकसद था वो केसेस की पेंडेंसी को ख़त्म करना था। और ये बात जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो सारे जानते हैं और कभी इम्कान यही है
कि ये तमाम तर जजेस जो हैं वो इसकी मंजूरी दे देंगे। वही हुआ, 2 जजेस ने तो खैर वो पीटीआई का जो प्रोपेगेंडा था, जो कुछ सहाफ़ियों ने फिर साथ उसमें जो प्रोपेगेंडा का साथ दिया, उसके बाद 2 जजेस ने तो माजरत कर ली, जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस जो शमशीर जो थे उन्होंने। लेकिन जो बाकी मुशीर आलम, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मकबूल बाकर, इन्होंने तो इनकार कर दिया और माजरत कर ली कि हम नहीं आते। लेकिन जो 2 बाकी जजेस थे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और उसके साथ जस्टिस मियां खैल जो है वो, उन्होंने बाकायदा तौर पे उसमें हामी भरी और आज सदर जरदारी ने उनकी बाकायदा तौर पे अप्रूवल दे दी है और अब वो काम शुरू कर देंगे जो केसेस की पेंडेंसी है उसको ख़त्म करने के हवाले से। जहाँ तक ये एक प्रोपेगेंडा किया गया था कि शायद काजी फ़ायज़ ईसा अपने हम ख्याल जजेस इसलिए लाए हैं कि जजेस में जो है वो अपना बैलेंस बरकरार रख सकें, क्योंकि वो अपनी मेजॉरिटी खो चुके थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो जितने भी इम्पॉर्टेंट केसेस होंगे उसकी बेंचेस की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वो बाकी 2 जजेस जो है वो वैसे ही अब मेजॉरिटी में है, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद वैसे ही ये प्रोपेगेंडा जो है इलॉजिकल लगता था, जो कि हैरान हूँ कि ये सहाफ़ियों को जो सुप्रीम कोर्ट रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कवर करते हैं, वो अगर ये इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये फिर यही कहा जा सकता है कि ये जो है वो रिपोर्टिंग या फैक्चुअल रिपोर्टिंग के बजाय उनकी नीयत में कोई इस तरह का जो है वो फितूर है। अदरवाइज़ ये पॉसिबल ही नहीं था और ये एक खालिस्तन इसी बुनियाद के ऊपर लाया गया था जो एडहॉक जजेस थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस जो है वो ज़ेर इल्तवा उनको ख़त्म किया जा सके। और इनको अब ये 1 साल के लिए वो करेंगे जो केसेस का, तो इसमें कोई ऐसा जो वो नहीं है बात के जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा अपना एक धड़ा बना के या ग्रुप बना के फिर ये मखसूस नशिस्तों वाला फ़ैसला कोई ख़त्म कर देंगे, ऐसी कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह।